अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, केवीएस, एनवीएस, बीईओ, यूपी पीसीएल अथवा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए यह लाभकारी साबित होने वाला सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और यह पहला प्रैक्टिस सेट, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ऐसे प्रश्नों का संकलन किए हैं जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा अति संभावित प्रश्न हैं। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। और अगर प्रैक्टिस सेट से संबंधित आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के यूनिक टाइप करें, UNIQUE और PRAGYAN और टाइप करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन के साथ साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगा। तो साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अक्षि, नयन और दृग आंख के पर्यायवाची होते हैं, तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दृगम्बु पर्यायवाची आंख का नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, पवन और समीर आप जानते हैं ये दोनों ही हवा के पर्यायवाची हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं अनिल और अनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, अनिल जो है वह वायु या हवा का पर्यायवाची होता है, जबकि अनल आग का पर्यायवाची होता है। तो आप विकल्प ए के साथ जाइए और राइट आंसर आपका ये है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर पहाड़ का जो पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं, अचल पहाड़ का पर्याय है, गिरि पहाड़ का पर्याय है, अद्रि पहाड़ का पर्याय है, लेकिन अचला जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा और आपने बी विकल्प ही सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं, घन बादल का पर्यायवाची होता है, अभ्र बादल का पर्यायवाची होता है, और जलद जब द लगा हुआ होता है तो वहां पर बादल का पर्यायवाची होता है। अगर यहीं ज जुड़ा होता तो यह कमल का पर्यायवाची हो जाता। तो यहाँ पर तोयज है, अगर तोय द होता तो बादल का पर्यायवाची होता, लेकिन यह तोयज है यानी कमल का पर्यायवाची है और आप बी विकल्प के साथ हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। तो इसमें नीरज, उत्पल और अरविंद तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि वारिद यह बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची है। वारी में अगर द जोड़ देंगे तो बादल बनेगा, ज जोड़ेंगे तो कमल बनेगा, और द ज हटा देंगे तो यह पानी या नीर बन जाएगा। तो विकल्प इसका डी बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग अगला। तो प्रश्न संख्या 6 है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो आप जानते हैं इसका सही अर्थ क्या होगा, किसी कार्य को समाप्त करना, किनारे पर लग जाना यानी कार्य समाप्त हो जाना। विकल्प ए के साथ हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कई लोग कहते हैं कि मैं आंसू पी के रह गया, तो इसका अर्थ होगा कि कष्ट को चुपचाप सह लेना, चुपचाप दुख सह लेना। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि आंधी आवे बैठ गंवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो आंधी आवे बैठ गंवावे, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय का इंतजार करना। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिलास में थोड़ा दूध है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो थोड़ा है, इसमें विशेषण का भेद बताइए। थोड़ा में कौन सा विशेषण होगा? तो आप जानते हैं थोड़ा शब्द जो है परिमाणवाचक विशेषण है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय शब्द में आपको विशेषण बताना है और पर्वतीय शब्द में आपने विशेषण सेलेक्ट किया गुणवाचक विशेषण, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें विशेषण शब्द का चयन करना है आपको और आपने उत्तर में चमकीला, चमकीला सेलेक्ट किया। विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ए विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो विशेषण जो ऊंचे ऊंचे हैं इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है बहुत शब्द। बी विकल्प के साथ आप हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो इसमें विशेषण शब्द की आपको पहचान करनी है और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया है नैतिक, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें विशेषण शब्द आपका है उचित शब्द। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी शब्द में प्रत्यय आपको बताना है और आपने जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय चयन किया? गी प्रत्यय, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में उपसर्ग आपको बताना है और आपने आगमन में उपसर्ग सेलेक्ट किया। विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। आ। और रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो रसोइया शब्द में आपने प्रत्यय सेलेक्ट किया है क्या? रसोइया में अगर आपने प्रत्यय सेलेक्ट किया या, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो दुकाल में उपसर्ग आपका मिलेगा हिंदी का उपसर्ग। विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ब उपसर्ग किसमें है? तो आप जानते हैं ब उपसर्ग जो है इसमें दौलत के साथ ब लगा हुआ है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? तो इसमें किसमें निरुपसर्ग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निःशेष। विकल्प सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? और इसका जवाब हो जाएगा क के बाद दिखाई देने वाला व्यंजन आपको शब्दकोश में छ आएगा। क और श के योग से छ बनता है। तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है शब्द को। बी विकल्प इसका राइट आंसर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्द लगा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो आप जानते हैं दंत वर्ण इसमें कौन सा होगा? तो विकल्प बी के साथ आप गए, श वर्ण दंत है, बिल्कुल सही जवाब बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो इसमें अनुनासिक वर्ण कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। और आपने उत्तर में चयन किया म विकल्प को, म को बी विकल्प, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? इसमें घोष वर्ण का चयन करना है आपको। और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? दंत, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना। तो देवनागरी में कंठ ध्वनियां होती हैं, दंतोष्ठ होती हैं, मूर्धा होती है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं होती है। तो विकल्प सी के साथ आप गए, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसमें आपने तालव्य व्यंजन च वर्ग झ को सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है, न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्हें अयोगवाह कहते हैं। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? मैंने अपना घर मटमैला रंग से रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? और आपने उत्तर दिया विशेषण, तो रंग की विशेषता बता रहा है मटमैला। तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप, ए विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कई दर्शक गण किसी विशेषण का उदाहरण है, किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण में किस विशेषण का उदाहरण है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? जैसे अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये सब किस विशेषण के अंतर्गत आएंगे गुणवाचक? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया गुणबोधक, तो बिल्कुल
राइट आंसर है डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें निश्चित संख्यावाचक पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं 1 किलो आम से ज्यादा मत लेना, यानी यहाँ पर 1 किलो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी 2 मीटर, और चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है, तो यहाँ 50 ग्राम। ये सारी निश्चित संख्याएं क्लियर हो जा रही हैं, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें किसी संख्या का निश्चित होना नहीं है। सैकड़े में 700 भी हो सकता है, 200 भी होता है, 500 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो विकल्प आपका ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें आपका बच्चे समझदार हो गए हैं, विकल्प बी जो है इसमें प्रविशेषण नहीं है। बाकी आजकल आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हो गए हैं, यानी संतरों की विशेषता खट्टा बता रहा है, लेकिन ज्यादा या कम यह खट्टे की विशेषता के लिए प्रयोग हो रहा है, यह प्रविशेषण है। इसी तरह से अरे बहुत ही सुंदर फूल है, फूल सुंदर है लेकिन बहुत सुंदरता को जो है की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण होगा। और मुझे तो थोड़ी सी भूख है, यानी भूख कितनी है, थोड़ी सी है। तो भूख के लिए जो विशेषता आपकी थोड़ी सी है, इसमें राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसका सही विकल्प बी जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न है यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। इसका आपको जवाब बताना है, और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया उड़ाना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो रवि दीवार रंगने लगा है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसमें संयुक्त क्रिया है, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया की पहचान करना है आपको, कौन सा होगा। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी होगी। तो जवाब हो जाएगा सीता वीणा बजा रही है, यानी सीता के द्वारा वीणा बजाई जा रही है। सीता क्या बजा रही है, वीणा बजा रही है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। इसका आपको उत्तर बताना है, और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया जगाना बी विकल्प के साथ हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए क्या है। इसमें विस्मयादि बोधक शब्द बनेगा हाय, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। इनमें कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका विकल्प ए जो है राइट आंसर हो जाएगा आजन। अगला प्रश्न है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है। तो आप जानते हैं अविकारी शब्दों में अव्यय शब्द आता है, इसमें किसी भी प्रकार का विकार
नहीं होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक वाक्यों को आप 13 भागों में विभक्त करते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो शब्द वाक्यांशों वाक्य या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें आप कंजक्शन कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसे नगण्य आप कहते हैं। बी विकल्प इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रिय वचन बोलने वाली के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो प्रिय वचन बोलने वाले के लिए उपयुक्त शब्द इसमें कौन सा होगा। और उत्तर में आपने प्रियम बदा सेलेक्ट किया, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां खाना मुफ्त मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है। तो जहां खाना मुफ्त मिलता है वहां पर सदा व्रत होता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द बनेगा विकल्प सी छिद्रान्वेखी। सी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि बाएं हाथ से काम लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जवाब हो जाएगा सव्यसाची शब्द। सव्यसाची यानी जो बाएं हाथ से काम करने वाला हो। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। तो साथियों कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए कि यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट या ऐसा ही प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लाया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए आए तो कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख के जरूर सूचित करें। और साथियों आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिए। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अथवा आप UNIQUEPRAGYAN टेलीग्राम चैनल में टाइप करिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों अब लेते हैं आपसे विदा और आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।